नमस्कार, 3 बजे के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। हम 3 एंकर्स एक बार फिर से मौजूद हैं, लेकिन श्वेता की जगह आज मेरे सहयोगी सईद अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मीनाक्षी कनवाल मौजूद हैं। तो खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आपको बता देते हैं, कोरोना अपडेट्स के साथ साथ बात होगी कि किस तरह से बसों पर संग्राम अब भी थमा नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में बस वाली सियासत नॉन स्टॉप जारी है। मजदूरों के बाद सियासत की सुई अब छात्रों पर जा अटकी है। योगी सरकार ने 36 लाख के बिल पर गहलोत सरकार को घेर लिया है। मीनाक्षी, कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर मजदूरों के साथ नाइंसाफी का आरोप जड़ा, तो बीजेपी ने कोटा से छात्रों के लाने का अकाउंट खोल दिया। लेकिन सईद जी, यहाँ पर ये देखना अपने आप में बहुत चिंताजनक भी है कि एक ऐसे मामले को लेकर दो सरकारें आमने सामने आ गई हैं जहां पर साथ चलने की उम्मीद ज्यादा थी। बिल्कुल ठीक कह रही है मीनाक्षी, आपको साथ चलना भी चाहिए था इस संकट की घड़ी में। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह साफ कर दिया है कि 94 बसों का 36 लाख रुपए का किराया दे दिया गया है। बिल तो चुकता हो गया, लेकिन अभी भी राजनीतिक हिसाब किताब बाकी है। हमारे को बिल बनाकर भेज दीजिए, क्योंकि हम जो झांसी और आगरा बच्चे आए थे उनका बिल पेमेंट करना चाहता हूँ। कांग्रेस कर रही है बात, सेवा की कर रही है, पैसे वसूल रही है, ये तो नौटंकी हुई ना। बस गुजर गई, काफिला गुजर गया, राही मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन सियासत की बस अब भी दौड़ रही है, फुल स्पीड में है। यूपी और राजस्थान के बीच तू मैमे का नया अध्याय खुल गया है, जिसकी वजह है ये 36,36,664 रुपए का बिल जो राजस्थान परिवहन निगम ने यूपी को भेजा। मामला कोटा में फंसे यूपी के छात्रों को वापस भेजने में हुए खर्च का है। 18 अप्रैल को लेटर भेजता उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम कि हमारी बसें वहां पर आ रही है राजस्थान में बच्चों को लेने के लिए स्टूडेंट को, तो आप हमारी बसों में डीजल डलवा दीजिएगा। और लेटर लिखित में हमारे पास, तो हमने डीजल डलवा दिया, कोई पैसे नहीं मांगे, डीजल डल गया। उसके बाद 27 अप्रैल को एक लेटर आता है, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम एक लेटर भेजती है, कहती है कि जो बच्चों को आपने बच्चों की बसों में जो आपने डीजल डलवाया था, आप उनका एक बिल हमारे पास भेज दीजिए, क्योंकि हमें उस बिल का पेमेंट करना है। हमने बिल भेज दिया, 36 लाख का बिल था, उन्होंने 19 लाख चुका दिए। एक नॉर्मल प्रोसीजर हुआ दोनों बोर्डों के बीच में। 19.5 लाख रुपए रात को ही हमको पेमेंट करना हुआ, और इन्होंने कहा और हमने किया। इन्होंने कहा कि आप हमें पेमेंट करिए और हमने किया, तो इसलिए हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पेमेंट 36 लाख करने में और उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप उस पर सेवा का नाम मत लीजिए। ऐसा आंखों में धूल मत झोंकिए हिंदुस्तान की लोगों की कि आप बात सेवा की करें और पैसा पूरा वसूलें। दरअसल अप्रैल में यूपी सरकार ने छात्रों को वापस लाने के लिए सैकड़ों बसें कोटा भेजी, लेकिन कुछ बसें कम पड़ गईं और सभी बसों में राजस्थान परिवहन निगम ने डीजल भी भरवाया। इसी का बिल बनाकर अशोक गहलोत सरकार ने भेज दिया। यूपी सरकार ने भी 36 लाख का बिल चुका दिया, लेकिन इसके बाद भी बस वाली राजनीति पर ब्रेक नहीं लगा। राजस्थान और यूपी की लड़ाई में बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने ट्वीट कर नए आरोप जड़ डाले। एक ट्वीट में उन्होंने चेक की तस्वीर डाल दी और लिखा, कोटा से लेकर उत्तर प्रदेश के छात्रों को वापस लाते समय यूपी की कुछ बसों को डीजल की आवश्यकता पड़ गई। दया छोड़िए, आधी रात को दफ्तर खुलवाकर प्रियंका वाड्रा की राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार से पहले 19 लाख रुपए लिए और उसके बाद बसों को रवाना होने दिया। वाह रे मदद। बीजेपी के हमले का कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आया। राजस्थान सरकार ने यूपी के परिवहन विभाग की वो चिट्ठी भी मीडिया में जारी कर दी, जिसमें राजस्थान सरकार से खर्च का ब्यौरा मांगा गया था। दरअसल सारा फसाद यूपी से बैरंग लौटी कांग्रेस की बसों को लेकर है और इसमें मोहरा बनाया जा रहा है कोटा मामले को। एक तरफ राजस्थान समेत पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे नेता राजनीति के बस में सवार हो गए हैं, जो उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूपी सरकार के आरोपों के बाद राजस्थान सरकार सामने आई है और कागजात पेश कर रही है कि यूपी सरकार झूठ बोल रही है। हमसे बसें मांगी थी, हमसे पेट्रोल के पैसे मांगे थे और कहा था कि हिसाब दे दीजिए, हम पैसे वापस डाल देंगे। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो जैसा कि मीनाक्षी और सईद हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर हैं। वहां पर साइक्लोन प्रभावित इलाकों का वो दौरा कर रहे हैं। हवाई निरीक्षण पहले किया जा चुका है, उसके बाद उन्होंने
एक संबोधन दिया था जिसमें उन्होंने राहत पैकेज के ऐलान के साथ मुआवजे का भी ऐलान किया था। ये उड़ीसा की तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं मीनाक्षी, और साथ ही सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि इस वक्त दो बड़ी क्राइसिस हैं जिससे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जूझ रहे हैं। एक तरफ कोरोना महामारी की मार है जिसमें घर पर ही जहां पर भी आप हैं वहीं मौजूद रहें, और वहीं साइक्लोन की तरफ बिल्कुल विपरीत स्थिति है। आपको अपने घर से दूर ऐसे सुरक्षित स्थान पर जाना है जहां पर आपको इस साइक्लोन का कम से कम प्रभाव झेलना पड़े। मीनाक्षी, 1000 करोड़ के फौरी पैकेज का ऐलान बंगाल के लिए किया। अब उड़ीसा में जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगे और दौरा करेंगे तूफान प्रभावित क्षेत्रों का, तो इस दौरान क्या प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं वो देखना होगा। लेकिन ये दोनों ही राज्य बुरी तरह से प्रभावित। लेकिन इन तस्वीरों पर भी गौर करिए, प्रधानमंत्री को जैसे ही एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया, आपको दिखाई देगा कि कैसे तमाम अधिकारी, नेता, मंत्री वहां पर दूरी बनाए हुए हैं। सामाजिक दूरी का पालन करना बहुत जरूरी भी है, और कोरोना संक्रमण के इस काल में जब चुनौतियों से निपटना भी है, तो अब उन चुनौतियों से निपटने के लिए भी इन नियम कायदों का पालन बहुत जरूरी है। बंगाल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब हवाई सर्वे हुआ, और अब उड़ीसा में भी इसी तरह से हालात की समीक्षा प्रधानमंत्री करने वाले हैं। भुवनेश्वर पहुंचे। हालांकि बीते साल भी बंगाल और उड़ीसा ने जिस तरह से फोनी तूफान का सामना किया था, अब एक बार फिर यानी 2 साल में 2 बार तूफान का सामना करना पड़ा है, और वो भी मॉनसून से ठीक पहले। कोरोना संक्रमण का काल, तो ये एक ऐसी चुनौती है इस समय दोनों ही राज्यों के लिए जो हालात को और ज्यादा खराब कर देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह पश्चिम बंगाल पहुंचे और इस समय ओडिशा में हैं। याद होगा आपको, जब अम्फान ने तबाही मचाई तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर देखें कितनी तबाही हुई है, और जरा सा भी समय नष्ट किए हुए पीएम मोदी ने इस बात को बहुत ही पॉजिटिव ढंग से लेते हुए, स्वीकार करते हुए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का दौरा करने की हामी भर दी थी। इस वक्त ओडिशा में हैं। हवाई सर्वेक्षण पश्चिम बंगाल का करने के बाद वो ओडिशा पहुंचे हैं। अम्फान ने जबरदस्त तबाही मचाई। हालांकि ओडिशा उतना प्रभावित नहीं है जितना प्रभावित पश्चिम बंगाल रहा था। पश्चिम बंगाल में न सिर्फ 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, बल्कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर बुरी तरह से पानी भर गया है। फ्लाइट्स तक प्रभावित हुई थी। कई बसेस, कई गाड़ियां पेड़ गिरने की वजह से दब गई थी, नुकसान हुआ था, घरों को नुकसान हुआ था। एक स्कूल की छत पूरी तरह से उड़ गई थी। लेकिन इस वक्त, इस समय ओडिशा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल में तबाही का मंजर हम सभी ने देखा है, और अगर तूफान वहां पर गुजर चुका है तो अब तबाही से भी लड़ना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसका मंजर खुद अपनी आंख से एक हवाई सर्वेक्षण के जरिए देखा। मीनाक्षी, प्रधानमंत्री मोदी ने आज हवाई सर्वे का जब जायजा लिया तो उन्होंने कहा कि बंगाल 2 मोर्चे पर लड़ रहा है। सही जी, ये बिल्कुल ठीक है। राज्य और सरकारों के बीच आमतौर पर हमारे देश में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, खास करके कांग्रेस शासित राज्य और बीजेपी की केंद्र सरकार के बीच। लेकिन इस बार जैसे ही ये आपदा आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत दौरा करने की बात कही। आसमान से तबाही का मंजर कुछ ऐसा दिख रहा है। बंगाल के ऊपर उड़ते इस विमान से प्रधानमंत्री मोदी उस नुकसान का जायजा ले रहे हैं जिसके निशान अम्फान तूफान छोड़ गया है। जिस तबाही का जिक्र कल ममता बनर्जी ने किया, उसकी तस्वीरें आज प्रधानमंत्री मोदी के सामने हैं। तूफान के भंवर में बंगाल कैसे घिरा हुआ है, इसकी आंखों देखिए प्रधानमंत्री मोदी के सामने है। हवाई सर्वे के दौरान हाथ में नक्शा और डिजिटल डिवाइस के साथ प्रधानमंत्री ने नुकसान की बारीक से बारीक जानकारी ली। सुबह करीब 11 बजे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, चेहरे को कवर करते हुए पीएम मोदी कोलकाता पहुंचे। वहीं से ममता बनर्जी के साथ हवाई सर्वे शुरू किया।
पीएम मोदी ने ममता बनर्जी और बंगाल के राज्यपाल के साथ कोलकाता, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना में हवाई सर्वे किया। बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी। पीएम मोदी ममता बनर्जी के साथ बशीरहाट भी गए, वहां ग्राउंड पर हालात देखे। बंगाल में तबाही की जानकारी लेने के बाद पीएम मोदी ओडिशा पहुंचे, चक्रवाती तूफान से उठे मुसीबतों के भंवर का आकलन किया। At this crisis, at this hour of crisis, what we feel that we must work together. There are so many departments from Government of India also, I said, from irrigation you can help us. From National Highway Authorities, so there are so many state highway is been broken and the village road is also the condition is very bad. You can help us from National Highway. So like this, there are so many areas. They can also help us because they are also existence, state government existence is also there in this country and the central government existence is also there. चक्रवाती तूफान ने सबसे ज्यादा दक्षिण बंगाल में तबाही मचाई है। जगह जगह पेड़ उखड़े हुए हैं, दीवारें ईंटों के मलबे में बदल गईं, बिजली के खंभे धाराशायी हो गए, सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। हालत यह है कि तूफान के गुजरने के 24 घंटे बाद भी कई इलाके अंधेरे में हैं। न बिजली है, न पानी, खाने पीने की समस्या है, मोबाइल नेटवर्क भी ध्वस्त है। आधे संसाधन कोरोना तो आधे तूफान से लड़ने में जुटे हैं। 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया तूफान बंगाल को आफत के इस भंवर में फंसा गया। तूफान गुजर गया, लेकिन उसके बाद जो तबाही के निशान दिखे उसने बता दिया कि सुपर साइक्लोन क्या होता है। बंगाल सरकार के मुताबिक कोलकाता में 15, उत्तर 24 परगना में 17, दक्षिण 24 परगना में 18, हावड़ा में 7 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा नादिया और पूर्व मिदनापुर में 6 लोग जान गंवा चुके हैं। चक्रवाती तूफान से पश्चिम बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। कहा जा रहा है 2 शताब्दी बाद ऐसा तूफान आया है। दक्षिण बंगाल के 7 जिलों में भारी नुकसान हुआ है। नुकसान का जायजा लेने के लिए आज से 7 दिन तक मंत्रियों की टीम प्रभावित इलाकों में जाएगी। तुरंत राहत के लिए 1000 करोड़ का फंड बनाया गया है। एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। कोरोना को लेकर भले ही केंद्र और बंगाल के बीच खींचतान चल रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अम्फान से आई बर्बादी में केंद्र और राज्य मिलकर काम करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। कोलकाता में मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि कोरोना संकट पर विपक्ष की बड़ी बैठक की शुरुआत तब से कुछ ही देर बाद होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली इस बैठक में विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता शामिल होने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे शामिल होंगे। फिर चाहे वो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार हो, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, हालांकि आम आदमी पार्टी से किसी को भी न्योता नहीं दिया गया है। वहीं बीएसपी और समाजवादी पार्टी से भी कोई इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल नहीं होने जा रहा। मीनाक्षी, और देखिए विपक्ष का मंथन, घेराबंदी का प्लान, हालांकि इससे पहले भी विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा गया है। चाहे देखिए सही जी, वो लॉकडाउन को लेकर इंतजाम हो या फिर आगे सरकार कैसे बढ़ रही है, इसे लेकर सवाल उठाए गए हैं विपक्ष की तरफ से। बीजेपी ने जबरदस्त सवाल इस बैठक पर भी उठाए हैं और ये कहा है कि ये बिखरे हुए विपक्ष को एकजुट करने की कांग्रेस की कोशिश भर है। संकट की इस घड़ी में भी कांग्रेस राजनीति कर रही है, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर, सारे विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहता है। आज देश की स्थिति ऐसी नहीं है कि विपक्ष के अंदर बिखराव हो। कांग्रेस पार्टी चाहती है सब मिलकर चलें। कांग्रेस को हमारी बिना मांगी सलाह यही है, या उनके कुछ साथियों को,
कि वो संकट के समाधान का हिस्सा बने, सियासी व्यवधान का हिस्सा न बने। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो इन्होंने शुरू से ही कंफ्यूजन क्रिएट करने में ज़्यादा भूमिका अपनी निभाई है। कॉन्फिडेंस लोगों में पैदा हो, लोगों में विश्वास पैदा हो, उस भूमिका से ये कोसों दूर रहे हैं और आज भी उसी काम में लगे हुए हैं। तो सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को कैसे रफ्तार देने के लिए रिजर्व बैंक ने उठाया है कदम। क्या है वो कदम और खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोरोना संकट में सुस्त पड़ चुकी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के इरादे से आज रिजर्व बैंक ने राहत भरे कदम का ऐलान किया है। नेहा, लेकिन अब देखना होगा आने वाले दिनों में इसका फर्क क्या पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती तो कर दी है ताकि कर्ज सस्ता हो जाए और कारोबार को ताकत मिल सके, लेकिन जमीनी तौर पर इसका कितना फायदा मिल सकेगा ग्राहकों को, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सही, बिल्कुल, क्योंकि रिजर्व बैंक ने ये कहकर सबको बेहद चिंता में डाल दिया है कि इस साल विकास दर नकारात्मक रह सकती है। After extensive discussions, the MPC voted unanimously for a reduction in policy repo rate and for maintaining the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth and to mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target. इसी के साथ रुकना होगा इस ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। आज तक पर आज शाम 4 बजे से साहित्य के सितारों का महाकुंभ शुरू हो रहा है। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आप भी जुड़िए ई साहित्य आज तक के साथ। कोरोना के जाल में बुरी तरह फंस चुके अमेरिका ने एक बार फिर चीन पर निशाना साधा है। बिल्कुल, और इस बार ट्रंप ने ये आरोप लगाया है कि चीन अमेरिकी चुनाव में अपना हित साधने की कोशिश कर रहा है और वो दुष्प्रचार कर रहा है, और ऐसा वो पहले भी कर चुका है। सही, ट्रंप का यह पहला आरोप नहीं है नेहा, लेकिन जिस तरह से वो लगातार हमलावर है, चीन उससे बेहद परेशान हो उठा है और अब चीन बार बार सफाई देने पर मजबूर हो रहा है। दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों की सुई ट्रेड वॉर से शुरू हुई और अब कोरोना महामारी पर आकर अटक गई है। हालांकि इस जंग में भी डॉलर और युआन की ही खनक सुनाई दे रही है। दुनिया की सबसे खतरनाक महामारी पर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। इसी महामारी के जरिए ट्रंप और शी जिनपिंग ताल ठोक रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानों के तीर चला रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन को इस वायरस के लिए घसीटा है। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा, चीन में कुछ सिरफिरे कोरोना के लिए चीन की जगह दुनिया को दोषी ठहरा रहे हैं, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। सच तो यह है कि चीन के ये निकम्मेपन का नतीजा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में मौतें हो रही हैं। ट्रंप चीन को लगातार घेर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि हमारी चीन के साथ ट्रेड डील की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि चीन से आए वायरस ने तबाही मचा दी। We'll see. We got a lot of things going with China. We're not happy about China, I will tell you that. The ink wasn't dry on a great trade deal, and all of a sudden, the plague comes in from China. We're not happy about it. वहीं चीन भी लगातार अमेरिका पर पलटवार कर रहा है। सवाल चीन की साख का है। कोरोना वायरस की वजह से चीन पूरी दुनिया की नजरों में खटकने लगा। बावजूद इसके चीन बैकफुट पर आता नहीं दिखना चाहता। कभी वो अपने पाक साफ होने की दुहाई देता है, तो कभी वो वायरस की वुहान लैब से हुई उत्पत्ति की बात को नकारता है। 此前呢，已经多次详细的介绍了中方疫情防控工作的时间线，有关的事实呢是十分清楚的。中方始终秉持公开、透明、负责任的态度，向世卫组织和包括美国在内的国家和地区及时的通报疫情，分享病毒基因的序列。 चीन हर वो हथकंडा अपना रहा है जिससे उसके गुनाहों पर पर्दा पड़ जाए। ट्रंप प्रशासन को बदनाम करने के लिए चीन प्रोपेगेंडा का भी सहारा ले रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले फ्रांस में चाइनीज एम्बेसी ने ट्विटर पर एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किया, जिसका टाइटल था वंस अपॉन अ वायरस। इसमें दिखाया गया कि चीन वायरस को लेकर दुनिया को लगातार जानकारी देता रहा है।
जबकि अमेरिका सावधानी बरतने की जगह चीन पर आरोप लगाता रहा है। चीनी मीडिया पर ज्यादातर वही प्रसारण हो रहा है जो अमेरिका के खिलाफ हो। देखिए इस पूरे वीडियो की कहानी खुद इसी वीडियो की जुबानी। वायरस डॉक्टरों को मार रहा है। ठेठ तीसरी दुनिया, ये हवाई है। ये अप्रैल में जादुई रूप से चला जाएगा। घर पर रहो। ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। हमारे आंकड़े कम हो रहे हैं। असंभव, इटली को देखो। चीन और अमेरिका की इस लड़ाई में WHO भी कटघरे में घिर गया है। अमेरिका ने जहां WHO पर चीन का साथ देने का आरोप मढ़ा, वहीं चीन ने अमेरिका के खिलाफ मीडिया में संपादकीय छपवाकर बदनाम करने का प्लॉट तैयार किया। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए और जिस तरह से कोरोना ने अमेरिका में तबाही मचाई है उससे ट्रंप चीन के खिलाफ आग बबूला है। मीनाक्षी, ट्रंप चीन को निशाने पर लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। हालांकि चीन भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। सही कोरोना पूरी दुनिया में घूम रहा है, तबाही मचा रहा है, कहर बरपा रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना कई मोर्चों पर विवाद की जड़ भी बना है। इस घातक वायरस का विष इतना तगड़ा है कि पूरी दुनिया 3,30,000 से ज्यादा मौत देख चुकी है। संक्रमितों की संख्या तो 51 लाख के पार पहुंच गई। अंगुलियों पर न गिने जा सकने वाले इस आंकड़े का सबसे गंभीर असर अमेरिका झेल रहा है। वही अमेरिका जिसे सुपर पावर होने का गुरूर था, लेकिन चीन से निकले वायरस ने ऐसा हाल किया कि भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों डामाडोल नजर आ रहे हैं। कोरोना से हुई मौत और संक्रमण के मामले में अमेरिका का सबसे बुरा हाल है। अब तक 95,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं 16 लाख के करीब आबादी संक्रमित है। 2.2 million deaths, 2.2 million people from this. And so if we can hold that down, as we're saying, to 100,000, it's a horrible number. Maybe even less, but to 100,000. So we have between 100 and 200,000. We all together have done a very good job. इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि चीन की चालबाजियों ने अमेरिका को सबसे बुरे दिन देखने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका इसी कोरोना के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कोरोना ने अमेरिका चीन की दुश्मनी बढ़ा दी है। इसी कोरोना ने दुनिया में गोलबंदी तेज कर दी है। तो इसी कोरोना की धमक सुनाई दे रही है आगामी अमेरिकी चुनावों में भी। महज 6 महीने बाकी हैं जब अमेरिका अगले राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। उससे पहले कोरोना काल में ट्रंप आरोप लगा रहे हैं कि चीन अमेरिकी चुनाव में उनका खेल खराब करने की साजिश रच रहा है। वो ट्रंप को हराकर अपना हित साधने में लगा है। ट्रंप के मुताबिक चीन हमारे खिलाफ लगातार दुष्प्रचार में लगा हुआ है। वो चाहता है कि जो बिडेन अमेरिकी चुनाव जीत जाए ताकि अमेरिका में उसकी लूट जारी रहे, जैसा कि मेरे सत्ता में आने से पहले दशकों तक वो लगातार करता रहा। ये पहला मौका नहीं। ट्रंप बार बार चीन का नाम ले रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। 30 अप्रैल को भी ट्रंप ने कहा था, मैं हार जाऊं, इसके लिए चीन जो भी कुछ कर सकता है करेगा। चीन ने साफ कर दिया है कि वो WHO की मदद करता रहेगा, लेकिन अमेरिका ड्रैगन को किसी तरह से छोड़ने के मूड में नहीं। तभी तो उसने चीन से अरबों डॉलर की अमेरिकी पेंशन निधि निकाल ली है। आर्थिक रूप से चीन के लिए ये बड़ा झटका है। आज तक ब्यूरो। चीन बेहद चालाकी से कदम उठा रहा है। वो लगातार कोरोना पर अपनी कारगुजारियों को छिपा रहा है। बिल्कुल। और दूसरी ओर कई देशों के खिलाफ वो अपने तेवर उग्र या फिर उन्हें डराने की भी कोशिश कर रहा है। कोरोना की आपदा में आड़ में चीन अपनी ताकत बढ़ाने की रणनीति बना रहा है। अमेरिका चीन पर बौखला रहा है। वो बार बार अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन चीन तो ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे उसे किसी बात की फिक्र ही नहीं। अमेरिका जिस भाषा में बात कर रहा है, चीन
उसी लहजे में उसका जवाब दे रहा है। कोरोना को लेकर अमेरिका और चीन में दुश्मनी तेज हो गई है। लगे हाथ दोनों मुल्क दोस्तों की तलाश भी तेज कर चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। उसकी धोखेबाजी जग जाहिर है, तभी तो वो दुनिया की नजरों में धूल झोंकना चाहता है। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया संक्रमण रोकने के लिए चार दीवारी में कैद है, तब चीन अपनी साजिशों से नई इबारत लिखने में जुट गया है। ऐसा लग रहा है कि चीन किसी सीक्रेट मिशन में लगा है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बहाने वो अपने सीक्रेट मिशन को अंजाम देना चाहता है। भारत के खिलाफ चीन की साजिशें तो पूरी दुनिया देख चुकी है। LAC पर हाल की चालबाजियां उसी की मिसाल हैं। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। लिपू लेक के मुद्दे पर भी उसकी भूमिका किसी से छिपी नहीं। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने संकेत दिया था कि नेपाल लिपुलेख पास पर बन रही सड़क का विरोध चीन की शह पर ही कर रहा है। हालांकि आधिकारिक बयान में चीन ने इसे भारत और नेपाल का मुद्दा बताया था। चीन ने दुश्मन के दोस्तों से भी दुश्मनी निभानी शुरू कर दी है। कोरोना वाली साजिश के खिलाफ जांच को लेकर जब ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका का साथ दिया तो ड्रैगन बौखला उठा। चीन अपने सीक्रेट मिशन को अंजाम देने में लग गया। तल्खी ऐसी कि उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आर्थिक घेराबंदी शुरू कर दी। वहां से होने वाले मांस के आयात पर चीन ने पाबंदी लगा दी। कुछ अन्य चीजों पर भारी व्यापार शुल्क लगाने की भी धमकी दे डाली। चीन ने अपनी साजिशों की चाल जापान के खिलाफ भी चली। 29 मार्च को ड्रैगन ने मिलिट्री ड्रिल की। इससे परेशान होकर जापान ने चीन से सटे मियाकोजिमा द्वीप पर मिसाइलें और 340 सैनिक तैनात कर दिए। चीन ताइवान पर पहले से अपना हक जताता रहा है। अब जब कोरोना काल में उसे मौका मिल रहा है तो वो लगातार दबाव बना रहा है। 29 मार्च को ही चीन ने ताइवान के एयर स्पेस में अपने फाइटर जेट भेजे। ताइवान एयरफोर्स ने उन्हें खदेड़ दिया। वहीं WHO से भी ताइवान को अब तक बाहर रखा गया है। आरोप है कि उसके पीछे भी चीन का ही हाथ है। वैसे ताइवान का साफ साफ कहना है कि उसे अलग थलग करने की चीन की नीति कामयाब नहीं होगी। चीन की चालबाजियां माउंट एवरेस्ट पर भी चल रही हैं। उसने वहां 5G नेटवर्क के 3 स्टेशन स्थापित किए हैं। इसे लेकर एक्सपर्ट्स चिंतित हैं। आशंका जताई जा रही है कि चीन 5G नेटवर्क के जरिए भारत समेत कई पड़ोसी देशों पर नजर रख सकता है। चीन की बदनीयती से इंकार नहीं किया जा सकता। दुनिया जानती है कि अपने इन इरादों को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक और कोई भी हथकंडा अपना सकता है। आज तक ब्यूरो। 3 बजे 3 एंकर में आज के लिए बस इतना ही। मीनाक्षी, नेहा और हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।